Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 मैथ्स और उस पर भी चैप्टर 10 जो कि अपना वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो आपको पता ही है इसका हमने वन शॉट वीडियो किया हुआ है, एनसीईआरटी सोल्यूशन किया है, पीवाईक्यू सीरीज किया है, रिवीजन रेस भी किया है। तो बस बचता है एग्जाम के पहले फटाफट से इसके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, राइट। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि है अपना वेक्टर अलजेब्रा, राइट। तो देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। तो क्या होता है, नाम से समझते ही हो आप, पता है सब कुछ पढ़ चुके हो इसके बारे में। तो दैट मीन्स जब भी हम किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो वो जो लाइन है वो हर एक एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। और उसी का जब हम कोसाइन ले लेते हैं तो वो हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो वही है अपना कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि जो पी पॉइंट है जिसका हमने बता दिया है कि कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो वो जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा लेट अस अज्यूम अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है लेट अस अज्यूम बीटा, और जेड के साथ जो बना रहा है लेट अस अज्यूम गामा। तो यही सारे एंगल्स होते हैं डायरेक्शन एंगल, और इसका जो कॉस होता है, कोसाइन होता है, हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो हम इसे जनरली डिनोट करते हैं एल से। तो एस कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, एन इक्वल्स टू कॉस गामा। और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है अपना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। डन। अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। तो कोसाइन आया है तो रेशियोज तो आएगा ही। रेशियो बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स जो भी अपना एक्स वाई जेड है एक्चुअली वही हो जाता है अपना डायरेक्शन रेशियो। तो अगर हम लिखते हैं ओपी को यहाँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स वाई जेड ही यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हो, डायरेक्शन नंबर भी हम बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो उसको जनरली डिनोट या तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में करते हैं या फिर ए बी सी के फॉर्म में करते हैं। तो हमारे पास एल क्या हो जाता है, हमेशा एक्स अपॉन आर लिख सकते हो या तो ए अपॉन आर लिख सकते हो। डन। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, एक्स वाई जेड या ए बी सी जो बोल लो वो हो जाता है एल आर, एम आर एन, एन आर। और आर है क्या, कुछ नहीं बल्कि ओपी का जो डिस्टेंस है वही है। डन, क्लियर। चलो इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमारे पास आती है बात टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स के बारे में बात किया है तो जल्दी से एकदम फ्यू मिनट्स के अंदर, दैट मीन सेकंड्स के अंदर इनफैक्ट देख सकते हो। जीरो वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करता है, दैट मीन्स एक ही होता है तभी हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो इसलिए ए बी बी इस तरह से हम बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब जब हम बात करते हैं नल वेक्टर की तो देख सकते हो ये क्या करता है, किसी के साथ अगर ऐड करो या तो फिर सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल गिव द सेम थिंग, राइट। तभी हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये वेक्टर की। ओके, इसलिए हम वेक्टर लगाते हैं। मैग्नीट्यूड तो जीरो है बट हम उसे वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं ड्यू टू दिस रीजन। डन, क्योंकि वो वेक्टर के साथ डील करता है। अब जब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, नथिंग बट 1। ओके, और डिनोट करते हैं हम ए कैप से। जब बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है एक ही जगह से स्टार्ट होगा, साथ साथ चलता है, एक स्टार्ट एक जगह से हो रहा है एंड कहीं भी कर सकता है, तो दैट्स वाई इनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। अब जब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर, दैट मीन्स वो क्या होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, बस किसी भी एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए वो, उसी को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ा ही हुआ है। अब इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। अब जब नेगेटिव ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, तभी ए बी इक्वल्स टू हम लिख देते हैं माइनस ऑफ बी ए या तो उल्टा। डन, क्लियर। अब इसके आगे देखो अपने पास आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें दो लॉ है, एक है अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप देख सकते हो एक ट्रायंगल, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे मैंने दोनों के लिए सेम पिक्चर बना लिया है, लेट अस अज्यूम ए बी सी एंड डी नाम है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में सिर्फ बात करते हैं ए बी सी की। ठीक है, अब ए बी सी में क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं, यू कैन सी कि ए बी का डायरेक्शन इस फॉर्म में है। ठीक है, बी सी को हमने डायरेक्शन इस तरह से दिया और ये है अपना बी वेक्टर, और ए सी को डायरेक्शन हमने इस तरीके से दिया है, राइट, ए सी। तो यहाँ ध्यान रखना, ये ए से लेके बी जा रहा है, बी से लेके सी जा रहा है, तो ए से लेके सी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तभी हम क्या लिखते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ओके, बट अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर मूव करना चाहे चारों तरफ तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0।
दोनों इक्वेट कर रहा है सेम इक्वेशन को, दोनों सेम ही इक्वेशन बताता है। एज यू कैन सी AC को अगर मैं लिखना चाहूँ CA तो क्या हो जाएगा माइनस CA, इजंट इट, और माइनस CA को इधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा 0। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स ट्रायंगल में अगर हम सारे साइड्स को जस्ट ऐड कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा, और अगर हमें इस तरह से लेना है डायरेक्शन के फॉर्म में तो वी कैन राइट लाइक दिस। क्लियर? तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो उसमें क्या हो जाता है, अपना जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, यू कैन सी ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। एज यू कैन सी की डायरेक्शन भी कुछ चेंज नहीं हुआ है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं है, राइट? तो जो अपना डायगोनल होता है वो इन दोनों एडजेसेंट साइड का क्या होता है, रिजल्टेंट A + B, और ये वाला क्या हो जाएगा, उसमें ही उसका भी रिजल्टेंट, साइन को ले लोगे तो A - B के फॉर्म में। क्लियर? डन? तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपने कर रखी हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही सिंपल है। ये अगर A + B करो या B + A बात बराबर है। अगर हम यहाँ पे A + B में प्लस ही करते हैं, या तो पहले A को कर लो उसके बाद B + C करो तब भी बात बराबर है। और यहाँ पे जो आपने देखा था, जो अपने पास आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स 0 वेक्टर को तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कैसे भी पहले करो या बाद में करो, दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। डन? ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जब भी हम किसी भी पॉइंट के लिए लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में तो उसे ही हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। दैट मीन जब हम डायरेक्शन लगा देते हैं तो लेट अस अज्यूम P कोई पॉइंट है, आपने देखा भी था लास्ट अभी पिक्चर में, तो वहाँ पे XYZ था उसका कोऑर्डिनेट, तो उसे हम जब लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन तो क्या हो जाता है XI + YJ + Z के, करेक्ट? तो यही फॉर्म कहलाता है कंपोनेंट फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ पे जो कंपोनेंट फॉर्म हम देते हैं तो अगर मुझे इसके मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट दिस ओनली। R का मतलब √(x² + y² + z², बिकॉज ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, ये जो कंपोनेंट फॉर्म है वेक्टर का, जो कंपोनेंट फॉर्म है यहाँ पे IJ के क्या बताता है, आपका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और ये जो x y z है जिसको हम डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं, वो क्या होता है, नथिंग बट स्केलर कंपोनेंट। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स अपना डायरेक्शन रेशियोज को आप बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट स्केलर कंपोनेंट। डन? अब यहाँ पे जो XI है, YJ है, ZK है, कॉमा के साथ सेपरेट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐड कर देना, ऐड करोगे तो वो ओपी वेक्टर हो गया। अगर कॉमा के साथ सेपरेट हम लिख रहे हैं सो दिस इज नथिंग बट ओनली वेक्टर कंपोनेंट। ओके? गॉट द आइडिया? तो इस पर भी क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो यहाँ से आप देख सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो जो भी वेक्टर लिखा है वहाँ पे क्या स्केलर कंपोनेंट है और क्या वेक्टर कंपोनेंट है। डन? आगे चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जल्दी से नोट कर लो। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है A एंड B और दोनों ही है किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, तो अगर तो मैं A+ करूँ या तो फिर A- करूँ B, ठीक है, दोनों वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है आपको पता ही होगा। यस, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो एडेड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स इसका जो अपना A1 है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा B1 के साथ, A2 जो है वो B2 के साथ एंड A3 जो है वो B3 के साथ जाता है, तभी यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, डन। अगर दो वेक्टर को हम इक्वेट कर रहे हैं दैट मीन्स उसमें भी हमारा क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स हैं या वेक्टर कंपोनेंट्स है समझ लो, वो क्या होंगे, उसे हम इक्वेट करते हैं। तो A1 = B1 करेंगे, A2 = B2 एंड A3 = B3। क्लियर? अब जब भी हम किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सारे कंपोनेंट्स के साथ, स्केलर कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स या तो फिर वेक्टर कंपोनेंट्स के साथ बोल सकते हो। डन। अब यहाँ पे k = a ± अगर b किया तब भी इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। क्या होगा, k को आप सेपरेटली भी मल्टीप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ k + m, a का मतलब सेम हो गया, k + m को हम सेपरेट करके a लिख सकते हैं, राइट? तो देखो सिंपल जो अलजेब्रा है ना उसी तरह से यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में होता है। डन। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो अगेन फ्यू थिंग्स आर देयर, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अपने पास A1 A2 और इस तरह के फॉर्म में है, अपने पास A वेक्टर और B वेक्टर, दैट मीन्स कंपोनेंट फॉर्म में है, तो दोनों वेक्टर जो A एंड B है वो कोलिनियर कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अपने पास इन दोनों ही वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट का रेशियो है, या तो आप बोलो डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है, करेक्ट, A1 A2 A3 है क्या, डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो या तो फिर स्केलर कंपोनेंट बोल सकते हो, और इसका भी वही है सेम। तो दैट मीन्स उन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो या तो आप A1/B1 करो या B1/A1 करो, दैट विल बी इक्वल्स टू लाइक दिस ओनली, B2/A2 = B3/A3। क्लियर?
अंडरस्टूड। तो बस सीक्वेंस एक होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से पहले इसको लिया है तो इसे ही रखना होगा, और पहले अगर हम a1/b1 लिख रहे हैं तो इक्वल्स टू a2/b2 इक्वल्स टू a3/b3 होगा। क्लियर, डन। अब आगे देखो, जब भी अपने पास ये वेक्टर है तो यहाँ पे आपको जो मैं अभी तक बोलते आ रही हूँ वही है कि a1, a2 एंड a3 कुछ नहीं बल्कि डायरेक्शन रेशियोज भी कहलाता है। क्लियर। तो अब देखो, जब डायरेक्शन रेशियोज a1, a2 एंड a3 है तो ऑफ कोर्स अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/r होता था, राइट। और r क्या होगा यहाँ, नथिंग बट इस वेक्टर का क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो a1/मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a वेक्टर, देन a2/मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a वेक्टर, a3/मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a वेक्टर। क्लियर। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। डन। अब अगर हमारे पास LMN जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है, जो कि हमें पता ही है, तो अगर मैं लिख दूं LI प्लस MJ प्लस NK तो वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट यूनिट वेक्टर। एज यू नो कि क्या हो जाता है, L² प्लस M² प्लस N² नथिंग बट 1 होता है। तो ऑफकोर्स इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये कुछ नहीं बल्कि यूनिट वेक्टर है। तो दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपके ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस, यहाँ से भी 2 मार्क्स के तो बन ही जाते हैं, 3 मार्क्स के भी बन जाते हैं, और ये जो है ये मेनली इंपॉर्टेंट है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। क्लियर। चलो आगे देखें। अब देखो, जब भी अपने पास वेक्टर हम लिखना चाहेंगे 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ तो हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल, बस x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करेंगे, ये हो जाएगा एक स्केलर कंपोनेंट, और फिर उसमें i j k लगा दोगे तो वेक्टर कंपोनेंट, उसको लिख देंगे हम प्लस के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा वो कंपोनेंट फॉर्म। क्लियर। तो बस वही है, PQ को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखेंगे, बस सेम, करेक्ट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है सेक्शन फार्मूला, यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी अपने पास देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है ये है PQ लाइन, तो PQ वेक्टर को अगर कोई भी पॉइंट R डिवाइड करता है m/n रेशियो में इंटरनली, तो हम क्या लिखते हैं सेक्शन फार्मूला से, इस पर्टिकुलर R का जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे OR, उसे हम R से डिनोट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा m × B, जहाँ B क्या है, इस m को हम B के साथ लेते हैं, दैट मीन्स Q के साथ, ठीक है, Q का जो पोजीशन वेक्टर है, तो m × B प्लस n × A/m+n, और वही है ये फॉर्मूला। क्लियर। अब बट यहाँ पे जब हमारा ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, करेक्ट, R पॉइंट देख सकते हो, R पॉइंट अब यहाँ आ गया है उठ के, तो जब R पॉइंट ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, बस माइनस साइन लगाते हैं, तो m × B माइनस n × A/m-n। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ हमारे पास आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट सबको ही पता है A.B होता है, करेक्ट। तो A.B मतलब क्या हुआ, AB cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, नथिंग बट एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स। ओके। और यहाँ देख सकते हो आप, जब भी हम A.B की बात करते हैं तो है क्या, वो नथिंग बट रियल नंबर होगा। ऑफ कोर्स ये वेक्टर तो होगा नहीं, A.B है, AB cos थीटा, दैट में सबकी हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। डन। अब यहाँ पे A.V की वैल्यू 0 कब होगी, जब ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, बिकॉज cos 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो तभी हम बोलते हैं जब A एंड B जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो A.B की वैल्यू होती है 0। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं, और ये ध्यान रखना, ये कब, जब कि अपना A एंड B जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स है। अगर सोचो कि A या B में से किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 होता तब तो ऑफकोर्स ये 0 ही होगा ना, राइट। तो हम एंगल के बारे में नहीं बात कर सकते, बट अगर लिख दिया गया है कि दोनों ही वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है, 0 नहीं है वो, तो उस केस में हम एंगल के बारे में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं जब A.B की वैल्यू अपनी AB के बराबर होगी, दैट मीन्स दोनों की मैग्नीट्यूड की, तो ऑफकोर्स cos थीटा क्या होना चाहिए, 1, और वो कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। डन। बट वही अगर मैं माइनस के फॉर्म में लिख दूँ, -A × B, तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी करेक्ट पाई, बिकॉज cos पाई क्या होता है, -1, राइट। अब इसी से हमारे पास क्या आ जाता है, I.I = J.J = K.K = 1, और यही अगर मैं I को J के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ डॉट प्रोडक्ट में तो क्या हो जाएगा, 0, J को K के साथ तब भी 0, और K को I के साथ तब भी 0 हो जाएगा, राइट, बिकॉज एंगल क्या हो जा रही है, 90 डिग्री। डन। तो तभी ये आता है हमारे पास रिजल्ट। अब cos थीटा अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगी, A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A × मैग्नीट्यूड ऑफ B, करेक्ट। अब मुझे अगर लिखना है A.B = B.A, तो आराम से हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, नथिंग बट स्केलर कंपोनेंट दे रहा है हमें, स्केलर वैल्यू दे रहा है, इजंट इट। ऐसा तो नहीं है वेक्टर है, वेक्टर में हम अपोजिट नहीं लिख सकते, बट एज की ये वैल्यू दे रहा है, नंबर दे रहा है, तो हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। डन।
अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, दैट मीन्स अगर ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी प्लस सी है अपने पास, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, पहले हम ए डॉट बी करेंगे प्लस ए डॉट सी कर लेंगे। क्लियर। अब जब भी हमारे पास लैम्डा इंटू दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, फिर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया बी के साथ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस आराम से आप लैम्डा को सेपरेट भी लिख सकते हो या तो बी के साथ भी लिख सकते हो, दैट मीन्स लैम्डा इंटू ए डॉट बी या तो फिर ए इन डॉट लैम्डा इंटू बी, किसी भी तरह से हम कांस्टेंट को लिख सकते हैं, बिकॉज ये है क्या एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट नंबर, रियल नंबर। डन, ओके। और ये रहा अपना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स ये बहुत ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन अगर हमें लेना है, इसका क्या मतलब हुआ, देख सकते हो पिक्चर, ये लेटेस्ट अज्यूम की लाइन एल है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है ए बी। डन। तो ए बी वेक्टर का अगर हमें प्रोजेक्शन लेना है ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन एल, तो एक्चुअली ये जो लाइन है वो कितना प्रोजेक्ट कर रहा है इस पे, दिस इज ओनली, दैट मीन्स ए सी जो है जिसको हम पी वेक्टर के साथ दिखाते हैं वही होता है अपना प्रोजेक्शन वेक्टर। दैट मीन्स ए बी का प्रोजेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, दैट इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर, और हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। और जब पी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो सिर्फ कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है, ऑन लाइन एल। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेनली जो ये डिपेंड करती है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इस पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, और थीटा को हमें हमेशा लेना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डन। तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, देख लो आप एकदम ध्यान से। लेट अस अज्यूम कि जो पी कैप है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस लाइन एल, ठीक है। तो अगर वो यूनिट कैप है अलोंग दिस लाइन एल, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी जो होगा ऑन लाइन एल वो कुछ नहीं बल्कि अगर हमने ए बी को डिनोट करा है ए वेक्टर से, तो ये हो जाएगा ए डॉट पी कैप। गॉट द आइडिया, राइट। यही हो जाता है अपना प्रोजेक्शन वेक्टर, ओके। अब मान लो कि पी कैप से हमने नहीं दिखाया है, ये ए बी का हमें लेना है बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, ठीक है। दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें चाहिए ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। एज यू कैन सी कि अगर हमें ए का ऑन अदर वेक्टर बी पे चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट सेम वे में पी कैप किया है वहाँ हम क्या कर देंगे पी बी कैप, दैट मीन्स ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे यूनिट वेक्टर ऑन दैट पर्टिकुलर, और किसके, जिस वेक्टर के ऊपर हमें निकालना है, दैट मीन्स बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट वेक्टर का वो हम ले लेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, और उसे हम जनरली लिखते क्या है, नथिंग बट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तभी हम क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर, गॉट द आइडिया। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम ध्यान से रखना। किसी वेक्टर ए का ऑन बी वेक्टर पे हम क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर बी। डन। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर तो सोचो कि अपना प्रोजेक्शन थीटा जो है वो जीरो है, तो अगर थीटा जीरो होगा तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वो खुद ही खुद हो जाएगा। दैट मीन जब थीटा जीरो है तो ऑफकोर्स अब जीरो कर दोगे तो ये पूरा लाइन यहाँ पे चिपकेगा ना, इजंट इट। डन। दैट मीन्स ए बी वैक्टर का हम अगर निकालना चाह रहे हैं प्रोजेक्शन, तो वो कुछ नहीं बल्कि ए बी वैक्टर ही होगा इट सेल्फ, बिकॉज ऐसे भी आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा दैट मीन्स जीरो रखेंगे तो 1 होगा, राइट। तो वही लिख दिया है। और अगर थीटा इक्वल्स टू पाई हो जाएगा तो जस्ट अपोजिट, इजंट इट। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो हम क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, इट विल बी बी ए वेक्टर। अंडरस्टूड। कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट में समझ लो। अब यही अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ कोर्स, इजंट इट, क्योंकि cos थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री पे जीरो। तो या तो अगर 90 डिग्री रख रहे हैं 3π/2 रख रहे हैं, दोनों ही केस में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। गॉट द आइडिया। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन एल या तो किसी वेक्टर अलोंग बी, ओके। अब देखो हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब एक डॉट प्रोडक्ट देखा, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है आपको पता ही है, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी के फॉर्म में हम लिखते हैं, और वहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलता है, इजंट इट। तो ए क्रॉस बी को हमें क्या लिखना होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, और एन कैप होता है क्या है, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है ए पे भी और साथ ही साथ बी पे भी। क्लियर। तो इसलिए लिखा जाता है हमेशा ए और बी दोनों पे ही अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होती है, और यहाँ एंगल किससे हम लेते हैं, साइन थीटा से। क्लियर। तो सेम है पिक्चर, यहाँ पे ए और बी है, उसके बीच का जो एंगल थीटा है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। डन। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स एंड फॉर्मूले जो कि आपको यूज़ होते हैं जनरली, जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए देखा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता ही है, और थीटा को हमेशा हमें 0 से पाई के बीच में ही लेना होता है। तो ए क्रॉस बी क्या देगा हमें, वेक्टर देगा, ना कि रियल नंबर।
डन। अब ए क्रॉस बी एज की वेक्टर है तो ध्यान रखना ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें ए बी साइन थीटा मिली है, तो दैट मीन्स जब हमारे पास ए क्रॉस बी 0 है तो थीटा शुड बी 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, या तो 180 डिग्री, दैट मीन्स दोनों जो लाइन है वो पैरेलल होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तभी हम बोलेंगे। क्लियर। जहाँ पे बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। क्लियर। अब देखो हमारे पास ए क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए को हम माइनस ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, और उसी की वैल्यू क्या होती है, नथिंग बट 0। वाई? बिकॉज ए क्रॉस ए का मतलब ए इंटू साइन थीटा, तो ऑफकोर्स ए और ए के बीच में क्या एंगल है, नथिंग बट 0 ओनली। तो अगर 0 डिग्री है तो साइन थीटा आपको मिलेगा क्या, 0 ही मिलेगा। तभी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स माइनस ए क्रॉस ए करोगे तो इसे इस साइड लेके जाओगे तब भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस ए ही होगा, इजंट इट, दैट इक्वल्स टू 0। तभी हमारे पास की वैल्यू 0 आती है। और कब आती है वो, जबकि अपना जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री होगा या पाई होगा, बिकॉज साइन की वैल्यू कब होगी उस पर, इस केस में 0 हो जाएगी। डन। अब देखो आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के अगर हम कर रहे हैं, दैट मीन्स जब भी अपने बीच का एंगल 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बट यही यहाँ पे अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लेते हैं, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के हो जाता है, आई जे के फॉर्म में लेना आप साइक्लिक ऑर्डर में, तो आई जे के जाता है, तो आई क्रॉस जे किया तो के आएगा, जे क्रॉस के किया तो आई आएगा, के क्रॉस आई किया तो जे आएगा, बट उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन आ जाता है। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब साइन थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। अब सिमिलरली जो मैंने बताया अभी कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ये वेक्टर है तो ए क्रॉस बी को हम कभी भी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर। तभी हमारा साइक्लिक ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जे क्रॉस ए आई अगर हम लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स माइनस ऑफ के हो जाएगा, ना कि के। सिमिलरली के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे। डन। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये भी सिमिलर होता है एज डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम ए क्रॉस बी प्लस ही कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वही है यहाँ। अगर कोई अपने पास मैग्नीट्यूड कोई भी लैम्डा जो है स्केलर वैल्यू वो मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए क्रॉस बी के साथ, तो उसकी वैल्यू सेम होगी जैसे स्केलर प्रोडक्ट के साथ जैसे हुआ था, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी कर दिया, या तो फिर ए क्रॉस लैम्डा बी कर दो, बात बराबर है। ओके। क्लियर। चलते हैं आगे। और ये है अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। करेक्ट। तो जो हमने अभी तक निकाला है क्रॉस प्रोडक्ट, उसी को यूज़ करके हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल है अपना ए एंड बी है, इसके एडजेसेंट साइड, और उसके बीच का एंगल है थीटा, तो हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो नथिंग बट हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाता है। ओके। और जब भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, वो हाफ हटा देते हैं, दैट मीन्स सिर्फ ए क्रॉस बी हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट साइड्स। करेक्ट। और जब भी हमें ए क्रॉस बी निकालना होता है, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं आई जे एंड के फॉर्म में, और यहाँ हमें क्या लिखना होता है, अगर ए वेक्टर जो है वो है अपना a1, तो a1 देन a2 a3 लिखा, और यहाँ पे बी वेक्टर अगर b1 के फॉर्म में है तो b1 b2 b3, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। क्लियर। अंडरस्टूड। तो ये आ जाता है वेक्टर फॉर्म में, उसका फिर हम मैग्नीट्यूड लेंगे और उसके साथ अगर हाफ मल्टीप्लाई किए तो वो क्या हो गया, अपना ट्रायंगल का एरिया। और जब हम वहाँ पे हाफ नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है पैरेललोग्राम का एरिया। क्लियर। और इसके साथ ही अपने सारे फॉर्मूले वेक्टर अलजेब्रा के होते हैं यहाँ पे फिनिश, और इसके साथ ही अपना वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहो। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।